जय हिंद डॉक्टर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया था और अपन ने दो मेथड्स देख लिए थे। फर्स्ट देखा था अपन ने डायलिसिस और सेकंड देखा था इलेक्ट्रोडायलिसिस। थर्ड मेथड दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अपन को आज देखना है। तो एक बार थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं मैं आपको। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। वहां पर अपन ने देखा था लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है और लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। और अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करूं तो अपन ने यहाँ पर पढ़े थे प्रिपरेशन मेथड। तो प्रिपरेशन की बात करें तो लायोफिलिक को प्रिपेयर करने के लिए एज सच अपन को स्पेशल मेथड कैरी आउट नहीं कराना पड़ता है। लायोफिलिक की प्रिपरेशन कैसे करते हैं अपन? बाय सिंपली शेकिंग और बाय वार्मिंग द सॉल्वेंट। और अगर अपन यहाँ पर बात करें लायोफोबिक की, तो लायोफोबिक को प्रिपेयर कराने के लिए स्पेशल मेथड कैरी आउट कराने पड़ते हैं और वो स्पेशल मेथड होते हैं। एक तो होता है अपन जानते हैं मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड, सेकंड इज इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड एंड थर्ड इज पेप्टाइजेशन। तो मैंने याद करो आपको बताया था कि जो डिस्पर्जन मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडेंसेशन मेथड्स को सिर्फ आपको रीडिंग देनी है। नेक्स्ट अगर अपन यहाँ पर बात करें तो अपन ने बात करी है प्योरिफिकेशन मेथड की। एक अपन देख चुके हैं डायलिसिस, दूसरा अपन ने देख लिया है इलेक्ट्रोडायलिसिस और थर्ड अपन मूव करेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की तरफ। अब सबसे पहले अगर बात करें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, तो याद करो ये वर्ड अपन ने पहले कहीं ना कहीं यूज कर रखा है जब अपन ने कंपैरिजन पढ़ा था ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन सोल्यूशन के बीच में। तो वहां पर एक प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, सेपरेशन। सेपरेशन में अपन ने डिस्कशन करा था फिल्टर पेपर की मदद से सेपरेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की मदद से सेपरेशन। तो फिल्टर पेपर में बेसिकली मैंने आपको बताया भी था पहले कि जो पोर्स की साइज होती है वो काफी बड़ी होती है। तो पोर्स की साइज काफी बड़ी होती है जिसके कारण अपन कह सकते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन का सेपरेशन नहीं हो सकता। पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करें, नाम से समझ में आ रहा है अल्ट्रा लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर जो फिल्टर पेपर होगा वो काफी फाइन फिल्टर पेपर होगा जहां पर पोर्स की साइज छोटी होगी। तो उन फिल्टर पेपर को अपन बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अब ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनता कैसे है इसको समझना है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर अपन पॉइंट की बात करें तो यहां पर कह रहा है सोल पार्टिकल्स डायरेक्टली पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बिकॉज देयर पोर्स आर लार्जर देन द साइज ऑफ सोल पार्टिकल्स। नेक्स्ट इज यहाँ पर प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि अल्ट्रा फिल्टर प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो अपन ने क्या करा, एक फिल्टर पेपर लिया, उस फिल्टर पेपर को अपन ने जिलेटिन में डाला या कोलोडियन में डाला। तो दोनों में से एक में ही डालना है। अगर आपके पास जिलेटिन अवेलेबल है तो जिलेटिन में डाल दीजिए, कोलोडियन अवेलेबल है तो कोलोडियन में डाल दीजिए। तो होगा क्या, जब आपने फिल्टर पेपर या तो जिलेटिन में डालिए या कोलोडियन में डालिए, जैसे ही आप फिल्टर पेपर जिलेटिन और कोलोडियन में डालेंगे तो आप देखिएगा कि जो फिल्टर पेपर है वो फटने की कगार पर आ जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं फिल्टर पेपर बहुत ही थिन पेपर होता है। तो जैसे ही वो फटने की कगार पे आएगा तो अपन क्या करेंगे, फटाफट उसको किस में डाल देंगे, फॉर्मेल्डिहाइड में डाल देंगे। फॉर्मेल्डिहाइड में डालने से होगा क्या, फिल्टर पेपर जो है वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो अपन ने क्या करा, वापस से देख लेते हैं, फिल्टर पेपर को किस में डाला, या तो जिलेटिन में डालिए या कोलोडियन में डालिए। और जैसे ही इनमें डाल दिया आपने, उसके बाद फटाफट किस में डाल दीजिए, फॉर्मेल्डिहाइड में डाल दीजिए, जिसके कारण जो फिल्टर पेपर है वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। अब ये जो फिल्टर पेपर बना है इसे अपन बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर। और इस फिल्टर पेपर के थ्रू जब अपन सेपरेशन कराते हैं तो प्रोसेस का नाम होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है। अब ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर बना कैसे इसको समझना। जब अपन ने नॉर्मल फिल्टर पेपर लिया था तो उसमें पोर्स की साइज काफी बड़ी थी। ठीक है। अब इस नॉर्मल फिल्टर पेपर को जब अपन ने जिलेटिन या कोलोडियन में डाला तो हुआ ये कि जिलेटिन के पार्टिकल्स या अपन कहते हैं कोलोडियन के पार्टिकल्स इन होल्स में जाके क्या हो गए, फिट हो गए। इन होल्स में जाके क्या हो गए, फिट हो गए। फिट होने के कारण क्या हो गया, इन होल्स की साइज क्या हो गई, छोटी हो गई। अब जैसे ही ये होल्स में जाके फिट हुए तो अपन ने क्या कर दिया, फटाफट इसको किस में डाल दिया था, फॉर्मेल्डिहाइड में डाल दिया था, ताकि ये जो पार्टिकल्स हैं जिलेटिन और कोलोडियन के, उन होल्स में जाके सेट हो जाए, ताकि ये जो पार्टिकल्स हैं होल्स में जाके क्या हो जाए, सेट हो जाए, फिक्स हो जाए। अब जो फिल्टर पेपर बना है वो फाइन फिल्टर पेपर है और इस फिल्टर पेपर को बोलते हैं अपन अल्ट्रा फिल्टर पेपर। और इस
मेथड की मदद से अपन जब इस मेथड की मदद से जब अपन सेपरेशन कराते हैं तो प्रोसेस का नाम होता है अल्ट्रा फिल्टर पेपर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो यहां पर फटाफट देख लेते हैं पॉइंट। इफ द पोर्स ऑफ द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर आर मेड स्मॉलर by soaking the filter paper in a solution of gelatin or collodion and subsequently hardened by soaking in formaldehyde, the treated filter paper may retain colloidal particles and allow the true solution particles to escape। तो हुआ ये कि पोर्स की साइज छोटी हुई। अब पोर्स की साइज छोटी हो गई तो जब अपन कोलॉइडल सॉल्यूशन इस फिल्टर पेपर के थ्रू पास कराते हैं तो होता क्या है कि जो फिल्टर पेपर में पार्टिकल्स रह जाते हैं वो किसके रह जाते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल्स रह जाते हैं, और जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो पास हो जाते हैं। अब एक डाउट ये आएगा, सर ये कोलॉडियन पहली बार सुना है, ये कोलॉडियन होता क्या है? कोलॉडियन की बात करें तो कोलॉडियन को अपन आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं लैब में। आप क्या करिए, एक बर्तन लीजिए, उसमें क्या करिए आप अल्कोहल डाल दीजिए और ईथर डाल दीजिए। अब आपने क्या करा, बर्तन में अल्कोहल और ईथर डाल दिया तो हुआ ये कि अल्कोहल और ईथर का क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। अब इस मिक्सचर में आप 4% नाइट्रोसेल्यूलोज डाल दीजिए। जितना भी मिक्सचर है उसका कितना डाल दीजिए, 4% नाइट्रोसेल्यूलोज डाल दीजिए। तो ये जो फाइनली आपको सोल्यूशन ऑब्टेन हुआ उसे अपन बोलते हैं कोलॉडियन। तो कोलॉडियन की प्रिपरेशन यहाँ पर दे रखी है और इसको आपको याद भी रखना पड़ेगा। कोलॉडियन की बात करें तो कोलॉडियन इज अ 4% solution of nitrocellulose in mixture of alcohol and ether। अब ये जो फिल्टर पेपर अपन ने बनाया है जिलेटिन और कोलॉडियन में डालने के बाद और फिर फॉर्मेल्डिहाइड में सोक करने के बाद, इन फिल्टर पेपर को बोलते हैं अपन अल्ट्रा फिल्टर। एंड द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कोलॉइड्स बाय यूजिंग अल्ट्रा फिल्टर्स इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो ये एक और मेथड अपन ने देख लिया प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन का। तो 3 मेथड अपन देख चुके हैं, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब यहां पर अपन कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन की, और जो प्रॉपर्टीज अपन आगे डिस्कस करने जा रहे हैं इनमें से बहुत सारी प्रॉपर्टीज अपन पहले देख चुके हैं। तो जो प्रॉपर्टीज अपन देख चुके हैं, आप उस प्रॉपर्टीज के जो क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे वो आप मेमोराइज करने की कोशिश करना। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप मेमोराइज करने की कोशिश करना, या आप अपने चैट बॉक्स में आंसर भी कोड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हेटेरोजीनियस। अपन जानते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा होता है, हेटेरोजीनियस नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 फेज मौजूद होते हैं, एक होता है डीपी और दूसरा होता है डीएम। साथ ही साथ यहाँ पर पार्टिकल साइज काफी बड़ी होती है जो अपन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की मदद से देखकर सेपरेट कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर अपन डीपी और डीएम को सेपरेट कर पा रहे हैं, दिख रहा है ये डीपी पार्टिकल है, डीएम पार्टिकल है, तो अपन कह सकते हैं कि सोल्यूशन का नेचर क्या है, हेटेरोजीनियस नेचर है। कोलाइडल पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन डिफर इन साइजेस एंड आर नॉट होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है विजिबिलिटी की। याद करो, मैंने जब आपको कोलाइडल सॉल्यूशन का कंपैरिजन बताया था तो अपन ने बात करी थी कि कोलाइडल सॉल्यूशन को अपन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। ठीक है, अब भले ही कोलाइडल सॉल्यूशन लायोफिलिक हो या लायोफोबिक हो, इनको तो अपन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। और इसको देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करा गया था। एक्सपेरिमेंट क्या करा गया था उसको समझ लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर आपको 3 सॉल्यूशंस नजर आ रहे होंगे। एक सॉल्यूशन है गोल्ड का, दूसरा है NaCl का और तीसरा है टोबैको स्मोक का। अब अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं कि गोल्ड सोल जो है वो एक ट्रू सॉल्यूशन है या कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो आप कहेंगे कि सर गोल्ड सोल जो होता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, NaCl का जो सॉल्यूशन होता है वो ट्रू सॉल्यूशन होता है, और टोबैको स्मोक का जो सॉल्यूशन होता है वो भी कैसा होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। तो इन सॉल्यूशन को जब मैं डार्क बैकग्राउंड में रख देता हूं, मतलब अंधेरे में रख देता हूं, और इसके थ्रू लाइट पास कराता हूं, अब देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, सोर्स ऑफ लाइट नजर आ रहा होगा। और जब मैं लाइट पास कराता हूं तो होता क्या है कि अपन जानते हैं कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं। लाइट की क्या होगी, स्कैटरिंग होगी। कौन से सॉल्यूशंस करेंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशंस करेंगे। तो जब अपन ने यहाँ पर तीनों सॉल्यूशन को रखा, लाइट पास कराई, तो 90 डिग्री एंगल पर जब अपन इन तीनों सॉल्यूशन को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखते हैं
तो ये दिखाई देता है कि जो गोल्ड सोल्यूशन है, गोल्ड का जो सोल है, उसमें जो पार्टिकल्स है वो लाइट को क्या कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं, जिसके कारण वहां पर ब्राइट स्पॉट्स नजर आ रहे होते हैं। तो ये कहां पर नजर आएगा, कोलाइडल सोल्यूशन में नजर आएगा। तो गोल्ड सोल क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन है। तो वहां पर अपन जब बीपी पार्टिकल्स को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ब्राइट स्पॉट्स नजर आएंगे। NaCl सोल्यूशन में ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल की साइज छोटी होती है 1 नैनोमीटर से। ये ट्रू सोल्यूशंस होते हैं, तो ट्रू सोल्यूशन वाले पार्टिकल लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। पर वापस से अगर अपन बात करें टोबैको स्मोक की, तो टोबैको स्मोक में भी जो पार्टिकल साइज होती है काफी बड़ी होती है, कोलॉइडल रेंज में होती है। तो ये क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं। जब अपन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ब्राइट स्पॉट्स नजर आएंगे। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो विजिबिलिटी की बात करें कोलाइडल सॉल्यूशंस की, तो इन सॉल्यूशंस को अपन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। पॉइंट क्या कह रहा है, कोलाइडल पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आईज। कोलाइडल पार्टिकल्स हाउएवर स्कैटर लाइट and become visible as bright spots in a dark background when seen through a ultra microscope. In 1903, Zygmundi devised a microscope which is based on the principle of scattering of light by Sol particles. एक केमिस्ट थे जिगमुंडी, इन्होंने क्या करा, माइक्रोस्कोप डिवाइस करा जो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय सोल पार्टिकल्स पर बेस्ड था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फिल्टरेबिलिटी की। अभी अपन ने यहाँ पर एक प्योरिफिकेशन मेथड देखा था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अगर अपन कोलाइडल सॉल्यूशन के सेपरेशन की बात करें तो फिल्टर पेपर की मदद से अपन इनको सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फिल्टर पेपर की मदद से अगर मुझे कोलाइडल सॉल्यूशन को सेपरेट करना है, क्या कर पाऊंगा, नहीं कर पाएंगे। पर अगर मैं बात करूं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड की मदद से, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड की मदद से अपन इनको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर पोर्स की साइज क्या होती है, छोटी होती है, जो क्या कर लेते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स को रिटेन कर लेते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स पास थ्रू एन ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट डू नॉट पास थ्रू पार्चमेंट एंड अदर फाइन मेम्ब्रेन्स। अदर फाइन मेम्ब्रेन्स का मतलब क्या है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। याद करिए, अगर मैं बात करूं सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी की, तो ये प्रॉपर्टी अपन ने डिस्कस करी थी लायोफिलिक के लिए भी और लायोफोबिक के लिए भी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं लायोफिलिक की, तो आप मुझे फटाफट बताइए, लायोफिलिक के केस में विस्कोसिटी ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा होगी। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप। और अगर मैं बात करूं सरफेस टेंशन की लायोफिलिक के केस में, तो सरफेस टेंशन का मतलब होता है सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन। तो सरफेस टेंशन लायोफिलिक के केस में ज्यादा या कम, सरफेस टेंशन कम होगी लायोफिलिक के केस में। अब अगर अपन बात करें लायोफोबिक की, तो लायोफोबिक के केस में विस्कोसिटी ज्यादा या कम या सेम, सेम रहती है एज दैट ऑफ सॉल्वेंट। जैसे प्योर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी थी, वैसे ही सोल्यूशन की विस्कोसिटी रहती है, कोई चेंज नजर नहीं आता है। अगर मैं बात करूं लायोफोबिक सोल्यूशन की सरफेस टेंशन के बारे में, तो सरफेस टेंशन लायोफोबिक सोल्यूशन की बढ़ेगी घटेगी या सेम रहेगी एज दैट ऑफ सॉल्वेंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, नियरली सेम रहेगी एज दैट ऑफ सॉल्वेंट। तो यही चीज लिखी हुई है यहाँ पर, फॉर लायोफोबिक सोल्स surface tension and viscosity are not very different from those of the medium, as there is very slight interaction between the suspended particles and the medium. On the other hand, lyophilic sols show a high degree of solvation of the particles and therefore the properties of the medium are modified. Thus, the viscosity is much higher for the sol than for the medium. Furthermore, the surface tension of the sol is lower than that of pure medium. तो यहां पर अगर अपन बात करें, तो मुझे एक बात बताइए, लायोफिलिक सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी किसके कारण होती है, लायोफिलिक सॉल्यूशन स्टेबल किसके कारण है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सब, लायोफिलिक की स्टेबिलिटी किसके कारण है, ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। यहां पर इन सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी किसके कारण है, कि डीपी और डीएम के बीच में क्या है, इंटरैक्शन है। अब आप मुझे बताइए लायोफोबिक सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी किसके कारण है, ये सॉल्यूशन कैसे बने, ये स्टेबल कैसे हुए।
अपन कह सकते हैं लायोफोबिक सॉल्यूशन इसलिए स्टेबल है क्योंकि इनके ऊपर चार्ज क्या है, एडजॉर्ब्ड है। ऑल्दो अगर मैं स्टेबिलिटी कंपेयर करूं लायोफिलिक और लायोफोबिक की, तो लायोफोबिक लेस स्टेबल है, लायोफिलिक मोर स्टेबल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं कलर की। अब अगर अपन बात करें कलर, तो याद करिए अभी अपन ने देखा था कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं। तो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, कलर को क्या करेंगे, इंपार्ट करेंगे, या इन सॉल्यूशंस में अपन को कलर नजर आएगा। ये कलर नजर कैसे आएगा, इसके दो रीजन होते हैं। फर्स्ट रीजन की बात करूं तो क्या होता है कि ये जो सॉल्यूशंस हैं ये क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। और दूसरा रीजन क्या है कि कौन सी लाइट ऑब्जर्वर रिसीव कर रहा है। तो सबसे पहले रीजन की बात करें तो पहला रीजन है वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड। जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। और ये किस बात पे डिपेंड करता है कि पार्टिकल की साइज क्या है, और दूसरा क्या किस पे डिपेंड करता है कि पार्टिकल का नेचर क्या है। अगर पार्टिकल की साइज चेंज होगी तो कलर चेंज हो जाएगा, पार्टिकल का नेचर चेंज होगा तो भी कलर चेंज हो जाएगा। नेचर का मतलब यह है कि सपोज करो सिल्वर कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो सिल्वर कोलाइडल सॉल्यूशन में सारे पार्टिकल सिल्वर के होंगे। पर जैसे ही मैं दूसरे सोल्यूशन की बात करूं, गोल्ड सोल्यूशन की, तो यहां पर सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, गोल्ड के होंगे। तो यहां पर सोल्यूशन का क्या हो गया, नेचर चेंज हो गया, यहां पर सोल्यूशन चेंज हो गया। तो यहां पर भी क्या होगा कि अपन को कलर अलग अलग नजर आएगा। सेकेंड रीजन की बात करें, मैनर इन विच द ऑब्जर्वर रिसीव द लाइट। अगर ऑब्जर्वर रिफ्लेक्टेड लाइट रिसीव करता है तो कलर अलग नजर आएगा, ट्रांसमिटेड लाइट रिसीव करता है तो कलर अलग नजर आएगा। तो जो कलर है कोलाइडल सॉल्यूशन का, दो बातों पे डिपेंड करता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, और दूसरा रीजन क्या है, द मैनर इन विच द ऑब्जर्वर रिसीव्स द लाइट। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल कह रहा है द कलर ऑफ सिल्वर सोल चेंजेस विद द डायमीटर ऑफ पार्टिकल इन सोल्यूशन। अगर अपन सिल्वर सोल्यूशन के पार्टिकल्स का डायमीटर चेंज कर दें तो कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब साइज ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइनेस्ट गोल्ड सोल इज रेड इन कलर, एज द साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस इट अपीयर्स पर्पल, देन ब्लू, एंड फाइनली गोल्डन। इसका मतलब यह है, वापस से अपन कह सकते हैं कि साइज चेंज हुई तो कलर चेंज हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर अपीयर्स ब्लू व्हेन व्यूड बाय रिफ्लेक्टेड लाइट बट रेड व्हेन व्यूड बाय ट्रांसमिटेड लाइट। अगर रिफ्लेक्टेड लाइट अपन देखते हैं तो कलर अलग नजर आएगा, ट्रांसमिटेड लाइट देखते हैं तो कलर अलग नजर आएगा। तो दो बातों पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड और मैनर इन विच द ऑब्जर्वर रिसीव्स द लाइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन ने सॉल्यूशंस चैप्टर में पढ़ रखी है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करने से पहले एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है आप सभी से। सपोज करो यहां पर दो सॉल्यूशन है ए एंड बी। ए सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट के मोल्स हैं वो है 4 और सॉल्वेंट के मोल्स हैं 100। बी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के मोल्स हैं 1 और सॉल्वेंट के मोल्स हैं 20। तो मुझे आप एक बात बताइए कि किस सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे अपन, किस सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। जो करेक्ट आंसर है वो है बी। रीजन मीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी होती है जो रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ना कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब अगर यहां पर अपन को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेक भी करनी है तो अपन कैसे चेक करेंगे, रिलेटिव नंबर कैलकुलेट करेंगे। अगर ए के रिलेटिव नंबर की बात करूं तो रिलेटिव नंबर किससे पता पड़ेगा, एनबी अपॉन एनए से, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर क्या आ जाएगा 4/100। इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा 1/25।
पर अगर बी सोल्यूशन के लिए अगर अपन रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 1/20। तो रिलेटिव नंबर ज्यादा किसका है? बी सोल्यूशन का ज्यादा है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी सोल्यूशन बी में अपन को ज्यादा ऑब्जर्व होगी। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? वो सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टी होती है जो रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, ना कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। अब अपन को यहां पर क्या करना है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंपेयर करनी है ट्रू सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन की। इन दोनों सोल्यूशन के अपन को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंपेयर करनी है। कैसे करेंगे इसको ध्यान से समझना। सपोज करो एक मैंने सोल्यूशन लिया, ठीक है, कंटेनर के अंदर क्या ले लिया मैंने? एक सोल्यूशन ले लिया, और ये जो सोल्यूशन है ये ट्रू सोल्यूशन है और इसका कोई पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब ट्रू सोल्यूशन है तो मैं क्या कर सकता हूं? ट्रू सोल्यूशन के लिए चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहां पर कैलकुलेट कर सकता हूं, फॉर्मूला अपन को पता है। तो अपने पास एक डेटा आ गया है ट्रू सोल्यूशन का, और ट्रू सोल्यूशन के लिए अपन ने चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करके रख दी। अब मैंने क्या करा? इस सोल्यूशन को कोलाइडल सोल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया। अब याद करो जब मैंने कोलाइडल सोल्यूशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कोलाइडल सोल्यूशन does not apply to a particular class of substance. It is based on the size of solute particles. Its classification based on size of solute particles. Colloidal solution कोई सब्सटेंस की क्लास नहीं है, वो एक स्टेट होता है जो साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। और ये लाइन जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगी, colloidal solution does not apply to a particular class of substance, it is a state of substance which depends on size of solute particles। इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रू सॉल्यूशन है इसको मैं कोलाइडल में चेंज कर सकता हूं। कैसे? साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स चेंज करके। तो यहां पर एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का ट्रू सॉल्यूशन है, अब मुझे इसको कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है तो मैं क्या करूंगा? पार्टिकल की साइज चेंज करनी पड़ेगी। पार्टिकल की साइज कोलाइडल सॉल्यूशन में ज्यादा होती है, मतलब अपन कह सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स को कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल में कन्वर्ट करना है तो पार्टिकल्स को एग्रीगेट होना पड़ेगा, पार्टिकल्स को एसोसिएट होना पड़ेगा, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल की साइज बड़ी होती है एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल की साइज। तो ट्रू सॉल्यूशन को मुझे कोलाइडल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर पार्टिकल्स क्या होंगे? एसोसिएट होंगे। तो अब आप मुझे बताओ, कंसंट्रेशन तो सॉल्यूशन का सेम ही रहा, पर यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़े या घटे? यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिक्रीज हो गए, तो अपन यहां पर कह सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिक्रीज हो गए तो रिलेटिव नंबर भी डिक्रीज हुआ होगा। और अगर रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिक्रीज हो रहा है कोलाइडल सॉल्यूशंस के लिए, तो अपन कह सकते हैं ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इसकी जब अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करेंगे तो इनके जो मैग्नीट्यूड है वो कम आएंगे एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन के मैग्नीट्यूड से। इसका मतलब यह है कि कोलाइडल सॉल्यूशन में जब अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करेंगे इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? कम होगा, और ट्रू सॉल्यूशन में जब अपन ऑब्जर्व करेंगे तो इनका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कोलाइडल सॉल्यूशन। Collider particles depend colligative property depends on the relative number of solute particles in solution. In case of colloidal solutions, colloidal particles are the aggregates of ions or molecules, and when compared to true solutions or normal solutions, the number of particles of solute in solution are very less due to large size, and hence these solutions exhibit colligative property to lesser extent। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन कैलकुलेट करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशंस की, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो ट्रू सॉल्यूशन से क्या आएगा? कम आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, और इसे ही अपन क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अब टिंडल इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, और ये डायग्राम नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर कुछ एपरेटस दे रखा है, आप खुद देखिए, एक सोल्यूशन है और ये सोल्यूशन कौन सा है? कोलाइडल सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन पे मैं लाइट पास करा रहा हूं, और लाइट कैसे पास करा रहा हूं आपको दिख रहा होगा, लाइट सोर्स है, बीच में मैंने लेंस लगा रखा है, और जब ये लाइट लेंस के थ्रू पास होकर सोल्यूशन पे जाके पास होगी तो अपन कह सकते हैं यहां पर अपन को
टिंडल कोन नजर आएगा। और ये टिंडल कोन कैसे नजर आएगा? जब अपन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप को 90 डिग्री पे रखेंगे। अगर लाइट ऐसे पास कर रहे हैं सोल्यूशन पे, तो अपन को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप इस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। देखिए 90 डिग्री पे आ रहा है, ठीक है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अपैरेटस होता है। या अगर अपन बात करें, ऐसे अपन डेली लाइफ में टिंडल इफेक्ट तो नहीं देख सकते, ना तो अपने पास अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है और ना ही अपने पास ये सेटअप है। पर अगर मैं डेली लाइफ में टिंडल इफेक्ट देखना चाहूं तो मैं आसानी से देख सकता हूं। कैसे देख सकते हैं? याद करो, जब आप मूवी देखने जाते हैं तो मूवी थिएटर में जब मूवी शुरू होती है तो होता क्या है, पीछे एक लाइट लगी रहती है। सपोज करो इसी डायरेक्शन में मूवी देख रहे हैं, अपन बैठे हैं, सामने स्क्रीन लगी हुई है। तो जैसे ही मूवी शुरू होती है, पूरा जो हॉल है वो क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। और पीछे एक लाइट होती है, एक लाइट होती है, एक होल होता है जिसमें से वो लाइट पास कराते हैं। और वो जब वो लाइट पास कराते हैं तो जो सामने की स्क्रीन होती है वो पूरी इल्यूमिनेट हो जाती है। ये इल्यूमिनेट कैसे हुई? लाइट तो बहुत छोटी सी थी और वो इतने बड़े एरिया को इल्यूमिनेट कर रही है, इतनी बड़ी स्क्रीन को विजिबल होने को कर रही है। ऐसा कैसे हुआ? अब समझना बात को। वो जो लाइट है अपन ने पास कराई, अब एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कोलॉइडल रेंज में लाई करते हैं। उनकी जो साइज होती है वो कोलॉइडल रेंज में लाई करती है। अब होता यह है कि जैसे ही अपन ने लाइट पास कराई तो हुआ ये कि जो पार्टिकल्स है एटमॉस्फेयर में वो कोलॉइडल रेंज में है और वो क्या करते हैं, इस लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। तो आप खुद ही देखिए, जो लाइट है और जो स्क्रीन है उसके बीच में छोटा सा ही डिस्टेंस होता है, पर वो छोटी सी लाइट इतनी ज्यादा स्कैटर हो जाती है कि पूरा स्क्रीन अपन को इल्यूमिनेटेड फॉर्म में नजर आता है, जगमगाता हुआ नजर आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स जो मौजूद है या एयर में जो पार्टिकल्स मौजूद हैं वो कोलाइडल रेंज में लाई करते हैं और वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर कर देते हैं। अब ये तो हुआ टिंडल इफेक्ट। अब अगर अपन को टिंडल कोन ऑब्जर्व करना है तो सामने स्क्रीन है और मैं अगर इस वे में देख रहा हूं, पीछे लाइट लगी हुई है, तो इस डायरेक्शन में तो मुझे टिंडल कोन कभी नजर नहीं आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 90 डिग्री पे खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके आपको टिंडल कोन नजर आएगा। टिंडल कोन कैसे नजर आएगा समझना, यहां पर पीछे लाइट है, यहां स्क्रीन है, तो ऐसे नजर नहीं आएगा। आप इस तरफ से देख रहे हैं, जब आप अपना फेस इस डायरेक्शन में कर देंगे या इस डायरेक्शन में कर देंगे, तब आपको टिंडल कोन अच्छे से नजर आएगा। लाइट इस डायरेक्शन में है, आपका फेस इस डायरेक्शन में है, तो आप खुद देखिएगा मूवी थिएटर में कुछ इस तरीके से कोन बनता हुआ नजर आएगा। इस तरीके से कोन बनता हुआ नजर आएगा, उसे बोलते हैं टिंडल कोन। इसको सबसे पहले देखा था फैराडे ने और फिर देखा था टिंडल ने। When light is focused on a soul and observed perpendicular to the beam of light ray, a cone is seen which is called Tyndall cone. This was first observed by Faraday and later by Tyndall and is known as Tyndall effect. Tyndall effect can be observed only when following two conditions can be satisfied. दो conditions simultaneously satisfy होनी चाहिए। पहली condition क्या होगी कि जो डीपी पार्टिकल्स का डायमीटर है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट से ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है, डायमीटर ऑफ डीपी इज नॉट मच स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। और दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है, डीपी और डीएम के जो रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस हैं इनके मैग्नीट्यूड में ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। The refractive indices of the DP and DM differ greatly in magnitude. तो ये दोनों कंडीशन जब साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होगी तब जाके अपन को टिंडल इफेक्ट नजर आएगा। क्लियर है यहां तक? तो ये दोनों कंडीशन अपन को याद रखनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी काइनेटिक प्रॉपर्टीज। काइनेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया ब्राउनियन मोशन। और ब्राउनियन मोशन की बात करूं तो आप सब जानते हैं ब्राउनियन मोशन कैसा मोशन होता है, जिगजैग मोशन होता है। और मजेदार बात यह है कि ये जिगजैग मोशन भी अपन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं। पर अगर ब्राउनियन मोशन जैसा मोशन आपको ऑब्जर्व करना है डेली लाइफ में, तो आप क्या करें, आप घर पे रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, सोते तो आप मेट्रेस पे ही होंगे, या मैं कह दूं मेट्रेस मतलब गद्दे पे ही सोते होंगे। तो आज क्या करना, प्यार से उस गद्दे की चादर हटाना और क्या करना, जोर जोर से ऐसे थप 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 करने लग जाना।
भले ही कितना भी अच्छा गद्दा क्यों ना हो आपका, या कितने भी अच्छी लेवल की आप सफाई क्यों ना रखते हो, उस गद्दे से डस्ट पार्टिकल तो डेफिनेटली निकलेंगे ही निकलेंगे। अब ये जो डस्ट पार्टिकल्स आप देख पा रहे हो, इनका जो मोशन होता है वो जिगजैग मोशन होता है। ये ब्राउनियन मोशन नहीं होता है, क्योंकि ब्राउनियन मोशन नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपको ब्राउनियन मोशन दिखाना चाह रहा हूं कि जिगजैग मूवमेंट पार्टिकल का कैसा होता है जब अपन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो ये ब्राउनियन मोशन नहीं है, ब्राउनियन मोशन जैसा ही मोशन है जो अपन नेकेड आई से देख पा रहे हैं। तो अगर काइनेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें, व्हेन अ सोल इज एग्जामिन्ड विद एन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप इट इज ऑब्जर्व्ड that the particle is in a state of continuous motion in zigzag path. The continuous rapid zigzag motion of a colloidal particle in the DM is called Brownian movement or motion, first observed by British botanist Robert Brown. नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। अब याद करो, जब मैंने आपको पेप्टाइजेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि कोलाइडल पार्टिकल्स चार्ज एग्जिबिट करते हैं, और पेप्टाइजेशन में जो चार्ज आ रहा था वो किसके कारण आ रहा था? ड्यू टू प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन। तो कोलाइडल पार्टिकल्स पे जो चार्ज आता है उसका पहला रीजन क्या हो गया? ड्यू टू प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन। दूसरा रीजन चार्ज का क्या होता है? याद करो, इलेक्ट्रो डिस्पर्शन जब पढ़ाया था तो बताया था कि गोल्ड सोल पर चार्ज किसके कारण आया? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ये दूसरा रीजन हो गया चार्ज का। और तीसरा रीजन जो चार्ज का होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन चार्ज एग्जिबिट करते हैं, उसका जो थर्ड रीजन होता है ये मैं आपको कुछ स्लाइड्स के बाद बताऊंगा। तो कुल मिलाकर अगर अपन ऐसे बात करें तो कोलाइडल पार्टिकल्स पर जो चार्ज आता है वो कुल मिलाकर तीन रीजन के कारण आता है। जब आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ेंगे इस चैप्टर खत्म होने के बाद, तो आप ये कंक्लूड कर पाएंगे पढ़ने के बाद कि कोलाइडल सॉल्यूशन पे जो चार्ज आता है वो तीन रीजन के कारण आता है। दो रीजन अपन पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है अपन अच्छे से जानते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल्स चार्ज एग्जिबिट करते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, पार्टिकल कौन है? FeOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट है। और मान लीजिए यहाँ पर अपन ने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया FeCl3, तो होगा क्या? कॉमन आयन एड्सॉर्ब हो जाएगा। प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? कॉमन आयन को दी जाएगी। तो Fe+3 के आयंस आप देखिए एड्सॉर्ब हो गए। तो ये जो सोल्यूशन बना ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल्यूशन बना। चार्ज के बारे में अपन कैसे बात करते हैं कि कौन सा चार्ज एड्सॉर्ब हुआ है? तो जो चार्ज एड्सॉर्ब होता है वही सॉल्यूशन का चार्ज हो जाता है। तो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन को अपन ऑब्टेन कर पा रहे हैं। साथ ही साथ ये चीज नजर आ रही है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो फिक्स्ड है, उसने क्या कर दिया? फिक्स्ड लेयर का फॉर्मेशन कर दिया। और जो नेगेटिव चार्ज है वो आप देखिए थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस पे है। तो ये बता रहा है कि ये जो लेयर है नेगेटिव चार्ज की, ये मोबाइल लेयर है, ये डिफ्यूज लेयर है। ये बनती रहेगी, टूटती रहेगी, बनती रहेगी, टूटती रहेगी। तो कोलाइडल सॉल्यूशन पे चार्ज कुछ इस तरीके से आता है। अब यहां पर सॉल्यूशन जो अपन देख पा रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज है। कभी कभार जब पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज एड्सॉर्ब करते हैं तो सॉल्यूशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज वाले सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर थ्योरी क्या कह रही है? कोलाइडल पार्टिकल्स ऑलवेज कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज। द म्यूचुअल फोर्सेस ऑफ रिपल्शन बिटवीन सिमिलरली चार्ज पार्टिकल्स प्रिवेंट देम फ्रॉम एग्रीगेटिंग एंड settling अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। दिस गिव्स स्टेबिलिटी टू द सॉल्यूशन। तो जो लायोफोबिक सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी होती है वो किसके कारण होती है? ड्यू टू चार्ज ऑन देम। अब यहां पर एक टेबल दे रखी है और ये टेबल आपको याद रखनी है। अब इस टेबल को याद करने के लिए मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर लेता हूं। हेल्प क्या कर रहा हूं कि आप पॉजिटिव चार्ज वाले सॉल्यूशंस याद कर लो, तो नेगेटिव चार्ज वाले सॉल्यूशंस अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे? कि पॉजिटिव चार्ज वाले सॉल्यूशंस आपको याद है, अगर उसमें से कोई पूछ ले एग्जामिनर तो आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और अगर जो पॉजिटिव चार्ज वाले सॉल्यूशन आपने याद कर रखे हैं उसमें से नहीं है एग्जाम्पल, तो वो बाय डिफॉल्ट कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज वाला सॉल्यूशन हो जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज को कैसे याद करेंगे? आप देखिए, इसमें अल्टीमेटली अपन को याद क्या रखना है? FeAlCr, क्योंकि ये FeAlCr आप देखिए नेगेटिव चार्ज में है ही नहीं। मिथाइलिन ब्लू
प्रोटीन इन एसिडिक मीडियम एंड हीमोग्लोबिन। अब इसको कैसे याद करें सर? तो एक यहां पर मैं ट्रिक लिखवा रहा हूं, ऑल फीमेल क्रिमिनल्स मेट ब्लडी पांडु। ये लाइन याद हो जाएगी, बहुत सिंपल सी लाइन है। अब यहां पर देखिए इसका मतलब क्या है। एल का मतलब एल्यूमिनियम, Fe का मतलब आयरन, Cr का मतलब क्रोमियम, Me का मतलब मिथाइलिन ब्लू, ब्लडी। ब्लडी से दो चीजें समझ में आती है, एक तो हो गया ब्लड और एक हो गया हीमोग्लोबिन। अब अगर हीमोग्लोबिन की बात करें, पॉजिटिव होता है, ब्लड आप सभी जानते हैं नेगेटिव चार्ज कोलॉइड होता है। तो ब्लडी से दो इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आती हैं, एक तो ब्लड और एक हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट अपन बात करें पांडु में पीए की। पीए का मतलब क्या है? प्रोटीन इन एसिडिक मीडियम। ये अच्छे से याद रखना पड़ेगा एसिडिक मीडियम, क्योंकि अगर मैं बात करूं प्रोटीन इन बेसिक मीडियम की, वो एग्जांपल है नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड का। तो ये इसकी ट्रिक हो गई, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर एक और पॉइंट डिस्कस करूं जो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, यहां पे नोट में दे रखा है, blood is a naturally occurring negatively charged colloid but hemoglobin is a positively charged colloid। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की, और ये जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है ये थर्ड रीजन है कोलॉइडल सॉल्यूशन पे चार्ज आने का। तो कुल मिलाकर तीन रीजन पढ़ लिए, फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट रीजन क्या हो जाएगा? ड्यू टू प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन। सेकंड रीजन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन कैप्चर इन इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड। और थर्ड रीजन हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब आप देखिए यहां पर कोलाइडल पार्टिकल है AlOH होल थ्राइस का, इस पर एड्सॉर्ब कौन से पार्टिकल्स हो गए? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हो गए। मतलब ये एड्सॉर्ब हुए, मतलब ये क्या है? फिक्स्ड लेयर है। और इसके साथ एक और लेयर का फॉर्मेशन होता है जो अपोजिटली चार्ज होती है, और ये जो लेयर होती है बनती रहती है, टूटती रहती है, बनती रहती है, टूटती रहती है, मतलब ये डिफ्यूज लेयर है या मोबाइल लेयर है, ठीक है। तो अब आप खुद देखिए यहां पर दो अलग अलग चार्ज के लेयर का फॉर्मेशन हो गया है, दो अपोजिटली चार्ज लेयर्स का फॉर्मेशन हो गया है, और इन्हीं लेयर्स के फॉर्मेशन को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर या हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर अपन को दिखाई भी दे रहा है कि पॉजिटिव चार्ज लेयर का फॉर्मेशन हुआ है और नेगेटिव चार्ज लेयर का फॉर्मेशन हुआ है, जिसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होगा। उस पोटेंशियल को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, सर आपको कैसे पता चला कि जो नेगेटिव चार्ज लेयर है वो मोबाइल लेयर है या डिफ्यूज लेयर है? तो इसके लिए क्या करा गया? एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करा गया। एक्सपेरिमेंट क्या करा गया? इस कोलाइडल सॉल्यूशन को अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से हुआ क्या कि मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा है तो दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वो पार्टिकल्स जाएंगे जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ वो पार्टिकल्स जाएंगे जो नेगेटिवली चार्ज होंगे। तो यहां पर क्या हुआ, जब मैंने इन सोल्यूशन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ये देखा गया कि जो कोलॉइडल पार्टिकल है ये अकेला मूव नहीं हुआ। कोलॉइडल पार्टिकल पे जो चार्ज एड्सॉर्ब्ड है, इस एग्जांपल में पॉजिटिव चार्ज एड्सॉर्ब है, ये दोनों साथ साथ मूव हुए किस टर्मिनल की तरफ? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, क्योंकि ये चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इससे ये समझ में आया कि ये जो लेयर है पॉजिटिव चार्ज की, ये फिक्स्ड लेयर है, ये पार्टिकल से बाइंडेड स्टेट में है। पर अगर अपन नेगेटिव चार्ज की लेयर की बात करें तो सारे के सारे नेगेटिव पार्टिकल्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लग गए। इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लेयर ने क्या कर दिया? पॉजिटिव लेयर या डीपी पार्टिकल को छोड़ दिया और अपने आप अकेले मूव करने लग गए। तो समझ में आया कि जो नेगेटिव चार्ज की लेयर है ये क्या है? डिफ्यूज लेयर है। The combination of the two layers of positive and negative charge around the sole particle is called Helmholtz double layer.
The first layer of ions is firmly held and is termed as fixed layer or compact layer. The second layer is mobile, which is termed as diffuse layer. The diffuse layer is only loosely attached to the particle surface and moves in the opposite direction under an applied electric field. The potential difference between the fixed layer and the diffuse layer of opposite charge is called electrokinetic potential or zeta potential. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको अपन डायग्राम से समझेंगे। डायग्राम यहां पर दे रखा है और यहां पर अपन को दिखाई दे रहा है यू शेप्ड ग्लास ट्यूब दे रखी है। यू शेप्ड ग्लास ट्यूब से एक ट्यूब कनेक्टेड है और उस ट्यूब के ऊपर आप देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको लिखा हुआ है रिजर्वॉयर। यहां से अपन ने क्या करा, कोलाइडल सॉल्यूशन पुट करा और ये कोलाइडल सॉल्यूशन किस में आ गया, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब में आ गया। और मैंने क्या करा, जैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन यू शेप्ड ग्लास ट्यूब में आया, मैंने यहां पर जो स्टॉप कॉक मौजूद है इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब ये जो यू शेप्ड ग्लास ट्यूब में है इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन है और अपन जानते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन चार्ज एग्जिबिट करते हैं। तो अपन ने क्या करा, दोनों एंड्स पर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स डिप करी और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस मैंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे ही अप्लाई करूंगा तो एक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड तो हो जाएगी पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हो जाएगी नेगेटिव टर्मिनल। बाहर से पोटेंशियल अप्लाई कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि एनोड हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि एनोड को पॉजिटिव बनाए या नेगेटिव बनाए। अब बाहर से पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, फेराडे सेल की तरह एक्ट करेगा। मतलब एनोड होगा पॉजिटिव, कैथोड होगा नेगेटिव। बहुत जगह ये गलत भी दे रखा होता है, ये बिल्कुल सही डायग्राम बना हुआ है। अब मुझे पता है एक टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर जो डीपी पार्टिकल्स हैं वो एक पर्टिकुलर टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं। मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर डीपी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो आप मुझे बताइए डीपी पार्टिकल्स कौन सा चार्ज एग्जिबिट कर रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। डीपी पार्टिकल्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब यहां पर डीपी पार्टिकल्स ने कौन सा चार्ज एग्जिबिट करा है, नेगेटिव चार्ज एग्जिबिट कर रखा है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब यहां पर मजेदार बात पता है क्या होती है, ये सभी डीपी पार्टिकल्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। जैसे ही ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे तो होगा क्या, ये सारे पार्टिकल्स अपना चार्ज इस इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज कर देंगे। देखो डिस्चार्ज के दो मतलब होते हैं, एक तो मतलब ये होता है कि चार्ज है, डिस्चार्ज हो गया, मतलब चार्ज पार्टिकल क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ठीक है। डिस्चार्ज का एक और मतलब होता है कि ये सभी डीपी पार्टिकल्स जो है इन्होंने चार्ज क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। डिस्चार्ज का एक और मतलब होता है डिपॉजिट करना। तो होता क्या है, यहां पर इलेक्ट्रोफोरेसिस में सभी डीपी पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करे जो कि अपोजिट चार्ज है। तो यहां पर डीपी पार्टिकल्स ने क्या कर दिया, अपना चार्ज यहां पे क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। और जैसे ही चार्ज डिपॉजिट करेंगे तो मुझे पता है डीपी पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। और जैसे ही ये डीपी पार्टिकल्स न्यूट्रल हो गए तो ऐसी कोई भी फोर्स नहीं रहेगी जो इन पार्टिकल्स को सॉल्यूशन में होल्ड करके रखेगी। तो आप मुझे बताओ ये पार्टिकल सॉल्यूशन में मूव करेंगे या टप से नीचे बैठ जाएंगे। ये सारे पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, मतलब प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, या मैं कह दूं इनका क्या हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा। तो यहां पर ये जो मेथड होता है, ये जो प्रोसेस होता है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस और ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से अपन को यह पता चला कि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस है ये क्या करते हैं, चार्ज एक्सहिबिट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ अपन को यहां पर मिला कि कोलाइडल पार्टिकल्स चार्ज एक्सहिबिट करते हैं। If electric potential is applied across platinum electrodes dipped in a colloidal solution, the colloidal particles move towards one or the other electrode due to charge on them. अब यहाँ पर जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डीपी पार्टिकल्स एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं एनाफोरेसिस। अगर डीपी पार्टिकल्स कैथोड की तरफ मूव करें तो उसे बोलते हैं कैटाफोरेसिस।
The movement of soul particles under an applied electric potential is called electrophoresis. Depending upon the direction of movement of particles toward cathode or anode, electrophoresis can be called cataphoresis or anaphoresis. एनोड की तरफ मूव करेंगे तो एनाफोरेसिस, कैथोड की तरफ मूव करेंगे तो कैटाफोरेसिस. तो अल्टीमेटली अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीपी पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है. और इलेक्ट्रोफोरेसिस की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट प्रोवाइड्स एन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ टू शो दैट द कोलाइडल पार्टिकल्स आर चार्ज्ड पार्टिकल्स. नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस की, तो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस नाम से समझ में आ रहा है, ऑस्मोसिस मतलब यहां पर मूवमेंट किसका होगा, डीपी का होगा या डीएम का होगा, डीएम का होगा. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है और इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में डीएम का मूवमेंट होता है. अब यहां पर बात करें तो सर डीएम का मूवमेंट कैसे हुआ, याद करो जब इलेक्ट्रोलाइट डाला था तो इलेक्ट्रोलाइट दो आयंस फर्निश करेगा, एक आयन तो एड्सॉर्ब हो जाएगा पार्टिकल पर जो दूसरे आयन होंगे वो सोल्यूशन में घूमते रहेंगे. तो अपन कह सकते हैं डीएम भी यहां पर क्या होगा, चार्ज्ड होगा. अब डीएम का मूवमेंट हो रहा है तो डीएम का मूवमेंट कैसे होगा, ये होगा थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ डीएम डीएम पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा, डीपी पार्टिकल्स इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे. द मीडियम विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डीपी under the influence of applied electric potential. The movement of DM under the influence of applied potential is known as electroosmosis. और ये जो मूवमेंट होता है ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो अपन जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट अपन ने डाला है सोल्यूशन को बनाने के लिए वो दो आयंस फर्निश करेगा, एक आयन तो पार्टिकल पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, दूसरे आयन सोल्यूशन में मौजूद रहेंगे, दोनों का चार्ज ऑपोजिट रहेगा. तो जब अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे. पर यहां पर अपन क्या लगा देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा देते हैं, जिसके कारण सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट किसका होता है, डीएम का होता है. अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आने वाली है, नेक्स्ट इज कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन. यहां पर अपन कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे दोनों के लिए, लायोफिलिक और लायोफोबिक के लिए. सबसे पहले अगर अपन यहां पर बात करें कोगुलेशन की, तो कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, द फ्लोकुलेशन एंड सेटलिंग डाउन ऑफ द डीपी पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन. ये फ्लोकुलेशन का मतलब क्या होता है, जब छोटे छोटे पार्टिकल्स एग्रीगेट होकर फ्रेजाइल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं और ये जब सेटल डाउन हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन. तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स एसोसिएट होकर फ्रेजाइल स्ट्रक्चर बनाए इसको बोलते हैं फ्लोकुलेशन. जब छोटे छोटे पार्टिकल्स एसोसिएट होकर फ्रेजाइल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं तो ये क्या कहलाता है, फ्लोकुलेशन कहलाता है. और जब ये सेटल डाउन हो जाते हैं तो इसे अपन बोलते हैं प्रेसिपिटेशन या कोगुलेशन. अब अपन को सोल्यूशन का क्या कराना है, प्रेसिपिटेशन कराना है, कोगुलेशन कराना है. इसका मतलब यह है कि सोल्यूशन को अपन को क्या करना है, ब्रेक करना है. ठीक है. तो यहां पर सबसे पहले अगर अपन बात करें लायोफोबिक सोल्यूशन की तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ. लायोफोबिक सोल्यूशन की बात करें तो ये मोर स्टेबल या लेस स्टेबल. अपन सब जानते हैं कि लायोफोबिक सोल जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं. लेस स्टेबल का मतलब यह है कि हल्की सी इंप्योरिटी डाली सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. ब्रेक का मतलब क्या होता है, कोगुलेट हो जाएगा या प्रेसिपिटेट हो जाएगा. और याद करो मैंने आपको बताया था यहाँ पर इंप्योरिटीज अपन डालते हैं इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. और ये भी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट का कंसेंट्रेशन आप भले ही कम रखो तब भी कोगुलेशन हो जाएगा. मतलब इलेक्ट्रोलाइट का लेस कंसेंट्रेशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा. अब अगर अपन बात करें लायोफोबिक की तो सबसे पहले यहां पर अपन को क्या कराना है, प्रेसिपिटेशन कराना है इनका. तो अपन कह सकते हैं यहां पर अपन को इस सोल्यूशन को ब्रेक करना है. तो मुझे थोड़ी सी लॉजिकली बात बताओ, मैं कह सकता हूं किसी भी चीज को ब्रेक करने के लिए आप क्या करो, जिस रीजन के कारण वो स्टेबल है उसको रिमूव कर दो तो अपने आप सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. कोई सी भी चीज जो होगी वो ब्रेक हो जाएगी. तो अगर मैं बात करूं लायोफोबिक की, इसको मुझे ब्रेक करना है तो मैं क्या करूंगा, ये जिसके कारण स्टेबल है उसको रिमूव कर दो. ये सॉल्यूशंस किसके कारण स्टेबल है, ये सॉल्यूशन इसलिए स्टेबल है क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा है, चार्ज एब्जॉर्ब कर रखा है. अब अगर मैं ये चार्ज रिमूव कर दूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे. और एक बार ये न्यूट्रल हो गए तो
टप से नीचे सेटल हो जाएंगे, मतलब कोगुलेट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो वही चीज दे रखी है, द स्टेबिलिटी ऑफ अ लायोफोबिक सोल इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बाय द डीपी। If somehow the charge is removed, there is nothing to keep the particles apart from each other. In such cases, they aggregate or flocculate and settle down under the action of gravity. अब लायोफोबिक को कोगुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। एक मेथड अपन जानते हैं, कौन सा? बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इंप्योरिटीज अपन डालेंगे तो होगा क्या, फटाफट ये क्या हो जाएंगे, कोगुलेट हो जाएंगे, क्योंकि लेस स्टेबल है। इंप्योरिटीज भी किस फॉर्म में डालनी है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में डालनी है। एक चीज तो अपन ने डिस्कस भी कर ली थी पहले। और टाइम के साथ साथ जैसे जैसे अपन ने यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशंस को पढ़ते रहे अपन, तो कुछ कुछ फैक्टर्स पहले से ही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोफोरेसिस की, जो अभी पढ़ा, इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि डीपी पार्टिकल्स एक अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं और अपना वहां पर क्या करते हैं, चार्ज डिस्चार्ज कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। जैसे ही ये चार्ज डिपॉजिट करेंगे तो क्या होगा, इन पार्टिकल्स पे कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, मतलब ये न्यूट्रल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, कोगुलेट हो जाएंगे। तो एक और तरीका है इनको कोगुलेट करने का, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक और मेथड है बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग से क्या होगा कि पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी, तो ये जो डीपी पार्टिकल्स है, डीएम पार्टिकल्स से ज्यादा कोलाइड करेंगे। अगर कोलिजन बढ़ेगा तो मैं कह सकता हूं, बढ़ते हुए कोलिजन के साथ यहां पर जो चार्ज एड्सॉर्ब है, ये क्या हो जाएगा, डिसॉर्ब हो जाएगा। तो भी क्या होगा, पार्टिकल्स कोगुलेट हो जाएगा। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि बॉइलिंग करते समय टेम्परेचर बढ़ेगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, अपन को पता है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये जो चार्ज एड्सॉर्ब है, ये क्या हो जाएगा, डिसॉर्ब हो जाएगा। और जैसे ये डिसॉर्ब हो जाएगा, ये पार्टिकल न्यूट्रल हो गया और कोगुलेट हो जाएगा। बाय रिपीटेड डायलिसिस, याद करो मैंने आपको बताया था कि अगर प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस कराते हैं, ज्यादा लंबे समय तक डायलिसिस कराते हैं, तो होता क्या है, ये जो पार्टिकल है इसने चार्ज एब्जॉर्ब कर रखा है। अब अगर मैं फास्ट फ्लोइंग वाटर कंटिन्यूअसली हिट कराऊंगा इस पे, तो होगा ये कि यहां पर जो चार्ज एब्जॉर्ब है वो डिसॉर्ब हो जाएगा, और अब इन पार्टिकल्स को कोई भी होल्ड करके नहीं रखेगा सॉल्यूशन में, ये क्या हो जाएंगे, कोगुलेट हो जाएंगे। ये तो 4 मेथड हो गए। और फिफ्थ मेथड क्या हो जाएगा, बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज्ड सोल। एक पॉजिटिव चार्ज सोल है, एक नेगेटिव चार्ज सोल है, दोनों को मिक्स कराऊंगा तो होगा क्या, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे और एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जुड़ने के साथ साथ क्या हो जाएगा, ये बल्कि भी हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल भी हो जाएंगे, तो सेटल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो अपन को यहाँ पर पढ़ना है वो है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के कारण होता क्या है, इसको समझते हैं। When an electrolyte is added in solution, it furnishes both the type of ions in solution. अब याद करो, जब मैंने आपको बताया था लायोफिलिक और लायोफोबिक के बारे में, और बहुत सारे कंटेनर्स की मदद से मैंने एक बेस आपका डेवलप करा था, तो वहां पर मैंने क्या बोला था आपको, अगर मैं डीपी पार्टिकल डीएम में डाल रहा हूं तो होता क्या है, डीपी पार्टिकल अगर डीएम में डाल रहा हूं तो सारे डीपी पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। तो यहां पर सोल्यूशन तो नहीं बना, प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो यहां पर सोल्यूशन बनाने के लिए एक स्पेशल मेथड मैंने कैरी आउट कराया था, जिसे अपन बोलते हैं पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में अपन ने क्या करा था, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाला था जिसमें कॉमन आयन मौजूद हो। अब कॉमन आयन जो है वो तो एड्सॉर्ब हो गया, और जो दूसरा आयन है वो सोल्यूशन में मूव कर रहे हैं। मान लो यहां पर जो कॉमन आयन है वो पॉजिटिव चार्ज आयन है। कॉमन आयन कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज आयन है। तो पॉजिटिव चार्ज इस पर एब्जॉर्ब हो गया, तो सोल्यूशन पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव आयंस फ्रीली मूव कर रहे हैं। ठीक है, सोल्यूशन बन चुका है। अब ये जो सोल्यूशन है इसको मुझे ब्रेक करना है, तो मुझे पता है लायोफोबिक सोल्यूशन लेस स्टेबल होता है, और इसको ब्रेक करने के लिए मैं वापस से क्या करूंगा, एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइट डालूंगा। अब जो सोल्यूशन बना हुआ था इसमें फ्री आयंस कौन से थे, ऐसे कौन से आयंस हैं जो फ्रीली मूव कर रहे हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है। पॉजिटिव आयन तो एड्सॉर्ब है, नेगेटिव आयंस फ्रीली मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने इस सोल्यूशन को ब्रेक करने के लिए जब इलेक्ट्रोलाइट डाला, तो इलेक्ट्रोलाइट से वापस से मुझे पॉजिटिव आयन मिलेंगे और नेगेटिव आयन मिलेंगे। अब क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद
जो नेगेटिव आयन है इनका नंबर बहुत बढ़ जाएगा। फ्री नेगेटिव आयंस का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा। फ्री पॉजिटिव आयंस की बात करूं तो ये कम ही रहेंगे, क्योंकि कुछ पॉजिटिव आयन तो एब्जॉर्ब हो चुके हैं। और फ्री नेगेटिव आयंस का नंबर बढ़ जाएगा। फ्री नेगेटिव आयंस का नंबर बढ़ने के कारण क्या होगा, ये जो पार्टिकल है इसने पॉजिटिव चार्ज तो एब्जॉर्ब कर ही रखा है, अब क्या होगा, इतने सारे नेगेटिव आयंस हो गए कि वो क्या करेंगे, इसके ऊपर एक और एड्सॉर्ब्ड लेयर बना देंगे, एक और लेयर का फॉर्मेशन कर देंगे। मतलब यहां पर इस पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज तो एड्सॉर्ब है ही, अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज भी एड्सॉर्ब हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज एड्सॉर्ब हो गए तो ये पार्टिकल बल्की या हल्की, ये पार्टिकल क्या हो जाएगा, बल्की हो जाएगा। अब जैसे ही ये पार्टिकल बल्की हो जाएगा तो अपने वेट के कारण सेटल डाउन हो जाएगा। साथ ही साथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एड्सॉर्ब हो चुके हैं तो पार्टिकल न्यूट्रल भी तो हो चुका है। अब अगर ये पार्टिकल न्यूट्रल हो चुका है तो मैं कह सकता हूं इसको अब सॉल्यूशन में कोई भी होल्ड नहीं कर पा रहा है, कोई भी ऐसी फोर्स नहीं है जो इसको सॉल्यूशन में होल्ड करके रखेगी। ये न्यूट्रल होने के कारण क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। तो सारे डीपी पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहां पर क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है लायोफोबिक सोल का। The oppositely charged ions get adsorbed on the surface of colloidal particles. This causes neutralization. Due to greater volume and greater mass, these particles settle down and coagulate. The ion responsible for neutralization of charge on the particle is called the flocculating ion. तो अपन ने यहां पर क्या करा, लायोफोबिक जो सोल्यूशन प्रिपेयर्ड था उसमें अपन ने क्या करा, इलेक्ट्रोलाइट डाला। इलेक्ट्रोलाइट से दो आयंस मिलेंगे, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। अपन ने जो एग्जांपल लिया यहां पर नेगेटिव आयन क्या कर रहा था, पार्टिकल को न्यूट्रलाइज कर रहा था। तो इस नेगेटिव आयन को अपन बोलते हैं फ्लोकुलेटिंग आयन। ठीक है। अब यहां पर एक रूल दे रखा है, हार्डी स्कूल्स रूल। अब हार्डी स्कूल्स रूल की मदद से अपन यहां पर डिफरेंट डिफरेंट फ्लोकुलेटिंग आयन की कोगुलेटिंग पावर कंपेयर करते हैं। अब ये होता क्या है इसको मैं आपको समझाऊंगा नहीं, नहीं अपन रूल पढ़ेंगे। इसको समझने या रूल पढ़ने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक बार ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया तो आपको कभी भी रूल याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोज करो मेरे पास यहां पर दो कर्ड के डोंगे हैं या बोल है, दो कर्ड के क्या है, दही के क्या है, बोल है मेरे पास। ठीक है। अब इन दोनों बोल को मुझे क्या करना है, मीठा करना है, स्वीट करना है। और स्वीटनेस की जो इंटेंसिटी भी है वो भी दोनों में सेम रखनी है। अब इनको मीठा करने के लिए मेरे पास दो टाइप की शुगर है। एक शुगर है हिंदुस्तान की शुगर या हिंदुस्तान की चीनी, और दूसरी शुगर है चीन की चीनी, मतलब चाइना की चीनी। एक है हिंदुस्तान की चीनी, दूसरी है चीन की चीनी। इनकी मदद से मुझे इन दोनों कर्ड को क्या करना है, मीठा करना है। ठीक है। अब मैंने क्या करा, सबसे पहले हिंदुस्तान चीनी की मदद से इसको मीठा करा। तो मैंने एक टेबल स्पून डाला, दो, तीन, चार, पांच, शेक करा और टेस्ट करा, मीठा हो गया, है ना। अब सेम स्वीटनेस मुझे इस कर्ड में भी लानी है, तो कौन सी चीनी का इस्तेमाल करूंगा, चीन की चीनी का इस्तेमाल करूंगा। 1 टेबल स्पून, 2, 3। हो सकता है इसकी मिठास ज्यादा हो, तो मैंने क्या करा, शेक करा, टेस्ट करा, बहुत खट्टा खट्टा है। तो अपन ने क्या करा, और टेबल स्पून जाने, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, शेक करा, सेम स्वीटनेस आ गई। अब मुझे एक बात बताइए, दोनों कर्ड में सेम स्वीटनेस आ गई है। हिंदुस्तान चीनी की बात करें तो यहां पर मैंने कितने टेबल स्पून यूज करें, 5। चीन की चीनी की बात करें तो यहां पर मैंने कितने टेबल स्पून यूज करे, 10। तो आप मुझे बताओ यहां पर कि यहां पर हिंदुस्तान चीनी की पावर ज्यादा है या चीन की चीनी की पावर ज्यादा है। हिंदुस्तान चीनी की पावर क्या है, ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, तो मैं यहां पर कह सकता हूं कम इफेक्ट में, सॉरी, मैं यहां पर कह सकता हूं कम अमाउंट में जो ज्यादा इफेक्ट दे उसकी पावर ज्यादा।
अपन ने हिंदुस्तान चीनी के 5 चम्मच डाले थे, पर इफेक्ट ज्यादा दे रही है। चीन की चीनी के 10 चम्मच डाले, पर इफेक्ट अपन को उतना ही मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूं पावर किसकी ज्यादा होगी? हिंदुस्तान चीनी की ज्यादा होगी, जैसा भी आपने बताया। तो एक लाइन हमेशा ध्यान रखना कि कम अमाउंट में जो ज्यादा इफेक्ट दे उसकी पावर ज्यादा होती है। अब ये लाइन तो मैं आपको डायरेक्टली भी बोल सकता था और आपको समझ में भी आ जाती, पर एग्जाम्पल से समझाई तो अब एग्जाम्पल भी कभी नहीं भूलोगे। तो हमेशा क्या याद रखना है, कम अमाउंट में जो ज्यादा इफेक्ट दे उसकी पावर क्या होती है? ज्यादा होती है। अभी भी मैं आपको रूल तो नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर बाद में रूल डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन यहां पर कह रहा है, फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ AS2S3 सोल। याद करो, अभी पॉजिटिव चार्ज सोल और नेगेटिव चार्ज सोल के एग्जांपल्स याद कराए मैंने। ऑल फीमेल क्रिमिनल्स मेट ब्लडी पांडु में कहीं भी AS नहीं आ रहा, मतलब ये नेगेटिव चार्ज सोल होगा। For the precipitation of AS2S3 Sol, the precipitating power of Al3 plus, Ba2 plus and Na plus is in the order. अब यहां पर अपन को ऑर्डर पता लगाना है कि किसकी प्रेसिपिटेट करने की पावर ज्यादा होगी। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे, यहां पर देखना ध्यान से। अगर मैं बात करूं Al+3 आयन की, तो मैं यहां पर कह सकता हूं एक एल्यूमिनियम का आयन साइमल्टेनियसली 3 नेगेटिव पार्टिकल्स को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि इस पे +3 चार्ज है। तो एक आयन 3 पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करेगा। तो आप मुझे बताइए, 2 एल्यूमिनियम के आयन कितने पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करेंगे? 6 पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करेंगे। अब अगर मैं बात करूं यहां पर Ba+2 की, तो Ba+2 का एक आयन कितने पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है? 2 पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करता है। Da+2 का एक आयन 2 पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करता है। तो ऐसे अगर मैं 3 आयंस ले लूं तो ये कितनों को न्यूट्रलाइज करेंगे? 6 को करेंगे। और अगर मैं बात करूं यहां पर Na+ आयन की, तो एक Na+ आयन कितने पार्टिकल को न्यूट्रलाइज कर रहा है? 1 को। तो ऐसे अगर मैं 6 आयंस ले लूं तो कितनों को न्यूट्रलाइज करेंगे? 6 को। तो अब आप मुझे बताइए कि कम अमाउंट में ज्यादा इफेक्ट कौन दे रहा है? कम अमाउंट में ज्यादा इफेक्ट दे रहा है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की पावर क्या होगी? ज्यादा। कम अमाउंट में जो ज्यादा इफेक्ट दे उसकी पावर ज्यादा। तो सबसे ज्यादा पावर किसकी होगी? Al+3 की। उससे कम किसकी होगी? Ba+2 की। और सबसे कम किसकी होगी? Na+ की। और देखो यही ऑर्डर है। समझ में आ गया क्वेश्चन तो, और एक लाइन भी समझ में आ गई जो मैंने आपको समझाई। अब आपको क्या करना है, रूल पढ़ लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। रूल क्या कह रहा है इसको देखो। The higher the valency of the flocculating ion, the greater is its coagulating power. फ्लोकुलेटिंग आयन वो आयन होता है जो क्या कर रहा है? न्यूट्रलाइज कर रहा है, प्रेसिपिटेट करवा रहा है। तो अगर फ्लोकुलेटिंग आयन की वैलेंसी ज्यादा होगी तो उसकी पावर भी ज्यादा होगी। देखो Al+3 की वैलेंसी ज्यादा है तो इसकी पावर भी ज्यादा है। तो मुझे नहीं लगता ये रूल याद रखने की जरूरत पड़ेगी। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फॉर प्रेसिपिटेटिंग FeOH होल थ्राइस सोल, याद करो बताया था ऑल फीमेल क्रिमिनल्स, ऑल फीमेल, फीमेल में Fe आ गया मतलब पॉजिटिव चार्ज सोल। The coagulating power of FeCN6 minus 3 SO4 2 minus and Cl minus ions is in the order. अब यहां पर ध्यान से सुनना, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक FeCN6 का आयन लेता हूं तो ये साइमल्टेनियसली 3 पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करेगा। 1 SO4 2 माइनस आयन लेता हूं तो साइमल्टेनियसली 2 आयन को न्यूट्रलाइज करेगा। और अगर एक Cl माइनस का आयन लेता हूं तो साइमल्टेनियसली एक को ही न्यूट्रलाइज कर पाएगा। तो कम अमाउंट में ज्यादा इफेक्ट किसने दिया? FeCN6 ने दिया। क्यों? क्योंकि एक यूज कर रहा हूं तो साइमल्टेनियसली 3 को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो पावर किसकी ज्यादा होगी? FeCN6 माइनस 3 की। उससे कम किसकी होगी? SO4 2 माइनस की। और सबसे कम किसकी होगी? Cl माइनस की। ये ऑर्डर है। ठीक है, अब एक यहां पर टर्म आती है फ्लोकुलेशन वैल्यू। ये चीज अपन को समझनी है। ये फ्लोकुलेशन वैल्यू को एक बार रीड कर लेते हैं फिर समझेंगे। द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स रिक्वायर्ड टू कॉज precipitation of 1 liter sol in 2 hours is called flocculation value. कुछ भी नहीं समझ में आया होगा डेफिनेशन से, इसको अपन डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो डायग्राम से कैसे समझेंगे, यहां पर देखना। सपोज करो मैंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में मैंने कोलाइडल सोल्यूशन ले लिया। इस कोलाइडल सोल्यूशन का मैंने वॉल्यूम लिया है 1 लीटर।
और इस कोलाइडल सॉल्यूशन को मुझे 2 आवर्स में क्या कराना है, प्रेसिपिटेट कराना है। और अपन जानते हैं प्रेसिपिटेट किसकी मदद से कराएंगे, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो डेफिनेशन क्या कह रही है, इलेक्ट्रोलाइट का वो मिनिमम कंसंट्रेशन मिलीमोल्स में जिसके कारण 1 लीटर सॉल्यूशन 2 घंटे में प्रेसिपिटेट हो जाए उसे बोलते हैं फ्लोकुलेशन वैल्यू। इलेक्ट्रोलाइट का वो मिनिमम कंसंट्रेशन मिलीमोल्स में जिसके कारण 1 लीटर सॉल्यूशन 2 घंटे में प्रेसिपिटेट हो जाए उसे बोलते हैं फ्लोकुलेशन वैल्यू। मतलब जितना इलेक्ट्रोलाइट मैंने मिलीमोल्स में डाला वही क्या हो जाएगी, फ्लोकुलेशन वैल्यू हो जाएगी। मान लो यहां पर मेरे पास 2 इलेक्ट्रोलाइट है ए और बी, मैंने यहां पर ए इलेक्ट्रोलाइट के मोल्स लिए 10 मिलीमोल्स, तो मैं कह सकता हूं 10 मिलीमोल्स ए के लेने पर 1 लीटर सॉल्यूशन 2 घंटे में प्रेसिपिटेट हो रहा है, मतलब ए की फ्लोकुलेशन वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। जितना मिलीमोल लेंगे उतनी फ्लोकुलेशन वैल्यू, कितने लिए 10 मिलीमोल, तो फ्लोकुलेशन वैल्यू हो जाएगी 10। मान लो यहां पर मैंने बी के 12 मिलीमोल लिए, इसका मतलब यह है कि बी के 12 मिलीमोल लेने के कारण 1 लीटर सॉल्यूशन 2 घंटे में प्रेसिपिटेट हो रहा है, मतलब बी की जो फ्लोकुलेशन वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 12। जितने मिलीमोल लिए उतनी फ्लोकुलेशन वैल्यू। तो अब आप एक क्वेश्चन का जवाब दे दो, पावर किसकी ज्यादा, ए की या बी की, किसकी पावर ज्यादा होगी। अपन सब जानते हैं कम अमाउंट में जो ज्यादा इफेक्ट देगा उसकी पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब अपन कह सकते हैं यहां पर ए की पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है बात सभी को। तो यहां पर एक छोटी सी लाइन भी दे रखी है, वो लाइन क्या कहा जा रहा है आपको उसमें वो देख लेते हैं। अच्छा एक और बार डेफिनेशन अपन पढ़ लेते हैं, समझ में आ गई होगी अब डेफिनेशन। द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट in millimoles required to cause precipitation of 1 liter sol in 2 hours is called flocculation value। flocculation value को अपन coagulating value भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक फाइनली एक पॉइंट आ रहा है, the smaller the flocculating value the higher will be the coagulating power of the ion। और ये चीज समझ में आ गई होगी, जितनी कम फ्लोकुलेटिंग वैल्यू होगी, फ्लोकुलेशन वैल्यू होगी या कोगुलेटिंग वैल्यू होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी, पावर होगी। क्योंकि एक लाइन मैंने भी आपको याद कराई है, कम अमाउंट में जो ज्यादा इफेक्ट दे उसकी पावर ज्यादा होती है। नेक्स्ट जो मेथड है इनको कोगुलेट करने का वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये अपन ने पढ़ लिया है, रीड कर लेते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस द चार्ज सोल पार्टिकल्स माइग्रेट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड ऑफ अपोजिट साइन वेयर दे डिपॉजिट देयर चार्ज एंड देन गेट कोगुलेटेड by mixing two oppositely charged सोल। थर्ड मेथड है लोयोफोबिक सॉल्यूशंस को कोगुलेट करने का। the coagulation of two sols of opposite charge can be affected by mixing them। एग्जांपल यहां पर दे रखा है FeOH होल थ्राइस एक पॉजिटिव चार्ज सोल है, आर्सेनिक सल्फाइड एक नेगेटिव चार्ज सोल है। when mixed neutralize each other join and coagulate। थर्ड मेथड है बाय बॉइलिंग, salts such as sulfur and silver halides dispersed in water gets coagulated when boiled due to increased collisions between salt particles and water molecules, which removes the adsorbed charged layer from the sole and therefore the sole particles settle down। बॉइलिंग करने से क्या होता है कि पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ती है, पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, इनके बीच में जो नंबर ऑफ कोलिजन्स है वो बढ़ जाते हैं, जिसके कारण चार्ज क्या हो जाता है, डिसॉर्ब हो जाता है और ये पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। By repeated dialysis, when dialysis is repeated again and again, then colloidal solution get coagulated। अब यहां पर तो अपन ने कोगुलेशन किसका पढ़ा, लायोफोबिक का पढ़ा। अब अगर अपन लायोफिलिक सॉल्यूशंस के कोगुलेशन की बात करें तो नेक्स्ट क्लास में इस चीज को डिस्कस करेंगे। आप अपना होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क आपका क्या होगा, बिगनर्स बॉक्स 2 आपको बनाना है। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 15 to 18, 22, 25, 26, 29 to 35 आपको बनाना है। एक्सरसाइज नंबर, अच्छा एक्सरसाइज नंबर 1 में ही आपको 38 भी बनाना है, 39, 45, 50,
51 एंड 54। एक्सरसाइज नंबर 2 में आपको बनाना है 1, 9 एंड 12 एंड एक्सरसाइज नंबर 3 में आपको बनाना है 2, 3 एंड 5। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे कंटिन्यू करेंगे प्रेसिपिटेशन और कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल। थैंक यू।